बड़ी खबर बता दें कि चीन के डबल गेम पर भारत ने कड़ा जवाब दे दिया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन सुनिश्चित करे कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये MEA की ओर से कहा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लद्दाख में काउंटी का हिस्सा बनाने पर भी विरोध है। घोषणा कर देने से चीन का अधिकार नहीं हो जाता। तो भारत ने कड़ा रुख दिखा दिया है इस मुद्दे पर। काउंटी का हिस्सा बताने पर विरोध किया गया है और कहा गया है कि जो चीन बता रहा है इससे उसका अधिकार नहीं हो जाता। और चलिए आपको सुनाते हैं विदेश मंत्रालय ने चीन की चालबाजियों पर कैसे करारा पलटवार किया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Sangpo River in the Tibet Autonomous Region of China. As a lower riparian state with established user rights to the waters of the river, we have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. तो अपने हितों के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे, ये कहना है भारत का। रणधीर जायसवाल को आप सुन रहे थे, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के। और भारत के खिलाफ ये जो चीन का डबल गेम है, आइए आपको बताते हैं ये डबल गेम क्या है। लद्दाख के पास विस्तार किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा डैम बनाने की कोशिश। होटान प्रांत में 2, तिब्बत में सांगपो नए काउंटी बनाए नदी पर डैम बनाया जा रहा है। तो लद्दाख के पास ये विस्तार हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा डैम है, जो कि डिटेल सामने आई है। जब ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, तिब्बत के तांगसोपो नदी पर यह डैम बना रहा है। तो आप देखिए कि दोहरी चाल चीन की किस तरीके से है। और लद्दाख की बात करें तो वहां पर भी विस्तार चीन कैसे कर रहा है। निधि जी हाँ, हेआन और हेकांग काउंटी की स्थापना की जा रही है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र को लेकर देखिए, भारत ने तांगसपो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है यहां से। भारत में ये नदी ब्रह्मपुत्र यहीं से कहलाती है, जिसको लेकर चीन ये हरकत अब कर रहा है। और लद्दाख के पास जो विस्तार है उसमें हेआन की जो काउंटी है इस पे सीट हाउलिंग टाउनशिप बनाई जा रही है और ये पूरी तरह से अधिकार जमाने की कोशिश है चीन की। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो परियोजना है चीन की, उस पर $137 अरब का खर्च चाइना कर रहा है और ये भारत के लिए अपने आप में चिंता की बात है। और हेकांग की जो काउंटी सीट है उसमें जेडुला टाउनशिप बताई जा रही है, जहां पर विस्तार कर रहा है लद्दाख के पास। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे डैम से भारत के निचले हिस्सों में खतरे का अंदेशा है और ये अपने आप में भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता है लॉन्ग टर्म में। काउंटी के जो कुछ हिस्से हैं वो लद्दाख में पड़ते हैं और चीन ने कहा है कि निचले इलाकों में इसका असर नहीं होगा। तो ये चीन की जो दोहरी चाल है वो आपने देखी। और चीन के इस डबल गेम पर भारत के फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग इलाका उसके कंट्रोल में है अक्साई चीन, उसी में रीअरेंजमेंट कर रहे हैं एक तरह से। तो 7 से बढ़ा के 2 बढ़ा दी हैं, तो उन हर एक काउंटी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनेगा। तो बेसिक बात है कि चाइना इस इलाके में अपनी पकड़ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। ऑल्सो ये इंडिकेट करता है कि चाइना किसी मूड में नहीं है शायद भारत से अपने रिश्तों को कुछ ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, भारत ने जो डेफिनेटली विरोध एक्सप्रेस करा है चाइना की इस स्ट्रैटेजी पे, इस चाल पे,
परंतु चाइना अपने बिहेवियर से बाज नहीं आता। परंतु डेफिनेटली फ्यूचर में इसका असर ये पड़ेगा कि जो हमारी बायलैटरल डिस्कशंस हो रही हैं ओवरऑल चाइना के साथ, राइट, उनमें ये टॉपिक भी रेस होगा। चीन को थोड़ा तो सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। जो डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज हैं उनके हक जो हैं बनते हैं। भारत डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री है, बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री है। दोनों पे बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा इस इतने बड़े डैम का। जो कुछ भी ट्रस्ट रिस्टोर हो रहा था उसको तो काफी अच्छा खासा झटका लगा। तो चीन के इस कदम से देखिए चिंताएं बढ़ी हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मान रहे हैं वो भी हम आपको बताया हमने। और हमारे साथ स्टूडियो में भी इस वक्त एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें। मेजर जनरल एसबी अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और निनाद सेठ डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो हैं। मनीषा हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े। मनीषा, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। ये जो स्थिति है अगर देखा जाए, सबसे पहले हम काउंटी की बात करें, जो एक्सपेंशन चाइना कर रहा है, जिस भी तरीके से करना चाह रहा है, भारत के बॉर्डर्स को वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है या करना चाहता है? भारत के लिए इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? देखिए, वो हिंदी में कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। फिलहाल चीन की फितरत यही है। अगर आप ये कहें कि क्या इन जो इस दो काउंटी को लेकर विवाद है वो पिछले कुछ सालों में चीन के हाथ में आया, तो नहीं। ये दरअसल वो इलाके हैं जो 1962 या उससे पहले चीन ने कब्जा करके रखा था, जिसे हम अक्साई चीन के तौर पर जानते हैं। और उन इलाकों में आप यही कहिए जैसे भारत में तहसील होती है, जिला होता है, उसी तरह से वो होटान प्रांत में जो कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें उन्होंने दो इलाके को नए काउंटी यानी दो नए तहसील के तौर पर घोषणा किया है। ये उनके कागज में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, चूंकि भारत शुरू से कहता आया है कि अक्साई चीन का वो हिस्सा भारत का हिस्सा है, देर सवेर हम उसे लेकर रहेंगे, इसलिए भारत ने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। असल में कारण यह है कि अभी टाइमिंग को लेकर सवाल है। एक ऐसे समय में जब चीन कोशिश कर रहा था भारत से रिश्ते सुधारने का, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से चीन के राष्ट्रपति मिले, तब उन्होंने कहा कि हम सीमा विवाद को अच्छे तरीके से हल करेंगे। उसके बाद हमारे एनएसए बीजिंग जाते हैं, वहां पर एसआर लेवल की मीटिंग होती है, और उसके बाद देखिए जब कहा गया कि सब कुछ अच्छा करेंगे, तब उन्होंने दो ऐसी हरकत कर दी, एकदम नीच छोटी सी हरकत कर दी, जिसकी वजह से अब ये लग रहा है कि चीन पर आप भरोसा करें तो कैसे करें। और यही बात है, जो लोग ये सोच रहे हैं भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के लिए भी, उन्हें भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या चीन पर आप कभी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चीन अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आएगा। बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है चीन, और क्योंकि वो अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी नीयत के मुताबिक ये डबल गेम खेल रहा है। अस्थाना सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल अस्थाना जी हमारे साथ हैं। ये जो डबल गेम है, एक तरफ तो आप लद्दाख के पास विस्तार कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं चीज़ों को, दूसरी तरफ आप ब्रह्मपुत्र नदी पर भी अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ डैम बना रहे हैं। आपको क्या लगता है चीन मंशा क्या इस वक्त पाले है? और भारत तो देखिए कड़ा रुख अपना अख्तियार करेगा ही, लेकिन चीन का क्या मैसेजिंग है? देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे वो किसी भी हालत में या कोई भी संदेश दे जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक डैम का सवाल है, इसमें दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। नुकसान भारत को होगा, उस डैम को स्ट्रेटेजिक तौर पर, सामरिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ज़रूरत है कि जो भारत को ज़रूरत नहीं होगी पानी की, तो पानी छोड़ा जा सकता है, और जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो पानी रोका जा सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी उस डैम में होगी। दूसरी चीज़ ये है कि चीन हालांकि ये कहता रहा है कि ये रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट है और इससे भारत के पानी में कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चीन का औसत पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी चीन के जो नॉर्मल आदमी को है, वो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। यानी कि चीन में पानी की कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए चीन अलग अलग डैम बना के पानी डाइवर्ट करता है, और उन इलाकों में जहाँ पर उसके पास पानी की कमी है वहाँ पर वो पानी भेजता है, तो पानी रुकने के चांसेस हैं। उसने ऐसा ही मेकोंग रिवर प्रोजेक्ट के टाइम में भी बाकी के देश जो थे उनको कहा था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया और वहाँ पर सूखा पड़ गया था। तो जाहिर है कि अब बात आती है भारत के कितना सशक्त है। देखिए, जो चीन की जो ये सांगपो नदी है, ये इसका एक सियांग ट्रिब्यूटरी है, वही भारत के अंदर आती है। वो तकरीबन 20 से 35% तक पानी भारत का जो है कंट्रोल कर आता है उससे, बाकी पानी हमारा अपना है। लेकिन अगर ये डैम बनता है तो अगर मान लो 15-20% भी पानी कम होता है
तो उससे भी भारत को और बांग्लादेश को काफ़ी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि लोअर राइपेरियन स्टेट है। तो उसका ये कहना कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, इसके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, विश्वास करना सही नहीं होगा और ये चीन ने एक बार फिर से साबित भी कर दिया। सवाल यही है, क्या भविष्य के किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन? सबसे अहम सवाल तो ये, राजेश सर, आप इसे कैसे देखेंगे? क्या वाकई माना जाए कि चीन ने जो कुछ भी थोड़े बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए उसके पीछे कोई बड़ी प्रिपरेशन चल रही है, चाहे वो काउंटिंग की बात करें, चाहे फिर डैम के निर्माण की बात करें, निचले इलाकों में वाटर को कंट्रोल करने की जो ये कोशिश है, क्या किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा आप इसे देखते हैं? देखिए, ये जो अभी थोड़ी सी बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच में, ये मेरे हिसाब से चीन की तरफ से एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है। उनकी इकोनॉमी पे कुछ फ़र्क पड़ा था, और कुछ फ़र्क इसलिए पड़ा था क्योंकि शायद पुतिन ने उनको कुछ कहा था कि अमेरिका बहुत आगे निकल जाएगा और आप जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए इंडिया के साथ। तो थोड़ा बहुत उन्होंने टैक्टिकल एडजस्टमेंट किया है, पर क्या हम उन पे विश्वास कर सकते हैं? कभी नहीं। जैसे जनरल साहब ने बताया कि मेकोंग रिवर पे भी उन्होंने बहुत बोला था कि हम कभी इसको रन ऑफ द मिल रखेंगे, ये वो, लेकिन कंबोडिया में जिस तरह से जब उनको पानी की ज़रूरत थी, जब उनकी राइस क्रॉप्स बिल्कुल सूख रही थी, तब उन्होंने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि उस साल जो है बारिश कम हुई थी साउथ ईस्ट चाइना में, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उस साल कमी हुई थी। तो इस तरह से जो उनके जो पुराने बिहेवियर हैं उनको देखते हुए जो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ज़रूर उसमें इंडिया के ऊपर प्रेशर रखने का कि इंडिया की जो राइज है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये स्ट्रेटेजिक राइवल हो जाएगा एशिया में। तो उसी स्ट्रेटेजी से ये चल रहे हैं और इन पर कभी विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि इनके और हमारे इंटरेस्ट जो है वो अलाइंड नहीं है, और वो बिल्कुल ही एक हेगेमोनिस्टिक और रिविजनिस्ट पावर बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चीन की जो स्ट्रेटजी है उसको हमें बारीकी से हमेशा देखना चाहिए जी राजेश, और बिल्कुल नज़र तीखी उन पे रहनी चाहिए। बिल्कुल, और पैनी नज़र होनी चाहिए। हर कदम फूंक फूंक कर भारत रख भी रहा है, कड़ा रुख अख्तियार भी कर लिया है, जवाब भी दे दिया है, लेकिन अब बड़ी बात ये होगी कि चीन क्या करेगा अगर भारत का रुख सख्त है तो। चीन की चालबाजियों पर भारत में विपक्ष अब हमलावर है, विपक्ष को मौका मिल गया है। कांग्रेस कैसे सरकार को घेर रही है ये भी आपको सुनवा देते हैं। भारत जिस इलाके को अपना मानता आया है, लद्दाख का इलाका वो हमारा है, उसको चीन ने अपना दिखाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए भी हो जाता है कि इतनी जरूरत और इतनी हिम्मत चीन की क्यों हुई। ये हिम्मत जून 2020 का जो प्रधानमंत्री की क्लीन चिट थी चीन को, ये हिम्मत उसी क्लीन चिट से आती है। उन्हें मालूम है कि वो कुछ भी कर लेंगे, भारत रिएक्शन नहीं देगा। भारत का राजनीतिक नेतृत्व तो बहुत ढुलमुल है, ढीला है, और बिल्कुल इसमें उनको पूरा एक आत्मविश्वास है चीन को कि हम कुछ भी कर दें, नरेंद्र मोदी क्लीन चिट दे देंगे हमें फिर से, और वी कैन गेट अवे विद इट। चीन का हौसला बुलंद है, वो समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत का नेतृत्व उस पर आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है। निनाद सेठ के पास चलते हैं। निनाद जी, आपको क्या लगता है कि देखिए चीन पब्लिक मंच पर जब चीन आता है तो सार्वजनिक स्तर पर ये नरमी दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे हित भारत से जुड़े हुए हैं, हमारे हित स्ट्रीमलाइन है, लेकिन जैसे ही किसी भी तरह से मौका बदलता है तो चीन अपनी फितरत दिखा देता है कि उसके बीच में ये सख्ती है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। फिर चाहे भारत से संबंध बिगड़ते हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि चीन दोगलापंती कर रहा है। मुझे लगता है कि चीन कंसिस्टेंटली एक बात बोलता है कि भारत कि एशिया में सिर्फ एक पावर है और वो है चीन। हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले, चाहे ये डैम हो, हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इतिहास ज़रूरी होती है, इतिहास गवाह होता है। नेहरू जब हम आज़ाद हुए तो भारत के पास अंग्रेज़ों के ज़माने के राइट्स थे तिब्बत में, जो नेहरू ने बिना किसी नेगोशिएशन के चीन को सौंप दिए थे। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं, सारी नदियां भारत की, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, वो तिब्बत से आती हैं। हमने बहुत बड़ी गलती पीछे की थी।
इसका मतलब ये नहीं है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से हमारे को अचानक सूखा पड़ जाएगा, पर हाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। हमको कुछ ऐसी जियोग्राफिकल डैम्स ऐसे भी बनाने पड़ेंगे कि वो रोक ही ना पाए पानी। ये भी टेक्नोलॉजी अलाउ करती है। पर देखिए, हमको अपने घर को पहले संभालना पड़ेगा। आप 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पहला, चीन का डिफेंस बजट पिछले साल $278 बिलियन था। 1 बिलियन 8,800 करोड़ होता है, हमारा था $70 बिलियन। हमारा जो ट्रेड है चीन के साथ, उससे हर साल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके बीच में $80 बिलियन। ये सारे फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन निनाद सर, जो चीज है वो है भारत का रिस्पांस। अब ये जो चीजें हुई हैं, भारत की सरकार इस पर क्या रिस्पांस दे रही है और वो क्या एडिक्वेट अप्रोप्रिएट है? क्योंकि देखिए, यहां पर एक पॉलिटिक्स भी है, विपक्ष हमला भी कर रहा है और ये सीधे तौर पे कह रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती, कुछ करना नहीं चाहती है, और चीन लगातार वही कर रहा है जो वो करना चाहता है। इस सिचुएशन को, यानी कि एक डोमेस्टिक इंपैक्ट को आप कैसे देखते हैं, और भारत की अपनी सरकार के पास कितना स्कोप या कितना स्पेस है चीन को इस पर कुछ काउंटर देने के? मैं वही कह रहा था कि अगर आपको जैसे हमने बॉर्डर में हमने बहुत अच्छा किया था, हम डटे रहे और चीन को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह यहाँ पे भी ज़रूरी है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। यहाँ पे भी ज़रूरी है कि हम अपने मुद्दे जो हैं उनको चीन के साथ डायरेक्टली उठाएं, डरे नहीं। और हमारे पास भी ऑप्शन है, हम अमेरिका के साथ क्लोजली काम करें। अभी चीन पे टैरिफ लगने वाले हैं, उसमें भी हमारे को फर्क पड़ सकता है। हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम ग्लोबल फ्रंट में कहें कि हम ये वाला मोर्चा संभालेंगे। तो जो बात आपने शुरू में कही कि चीन कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में, कि उसको जमीन हड़पना है, वो धोखे से करे, वो डबल स्टैंडर्ड लेके करे, क्या भारत की कोई कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए या है? आप इसको कैसे कहेंगे, कैसे इसको रेखांकित करेंगे? बहुत सिंपल है, हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, हमें चीन से जो ट्रेड का प्रॉब्लम है वो कम करना पड़ेगा। हमारी डिपेंडेंस है चीन पे, जब तक डिपेंडेंस रहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। $80 बिलियन पर ईयर का मतलब होता है, हम करीबन $80 बिलियन का हमारा ट्रेड डिफरेंस है। तो हमको अपनी क्षमता बहुत जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम चीन को ले पाएंगे, वरना चीन हमें हल्के में लेता रहेगा। बड़ी तो बात जब तक आप हम कह रहे हैं। क्षमता नहीं बढ़ाते तब तक हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। निनाद जी, बहुत बड़ी बात कही कि अपनी लकीर बड़ी खींचनी पड़ेगी, अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा चीन पर, जो कि भारत के पास है। इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड का मौका चीन को मिल जाता है। आपको बता दें, चीन का ये जो डबल स्टैंडर्ड है, सामने क्या करता है और पीठ पीछे क्या करता है, ये आइए आपको बताते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जी हाँ, भारत की सीमा पर शुरू करने पर सहमति जताता है सामने, लेकिन खतरनाक डैम भी फिर बनाता रहता है। ये पीठ पीछे काम करता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति सामान्य आपको बताते हैं, बताता है कि सब कुछ सामान्य है LAC पर, लेकिन फिर भारत की सीमा पर खतरनाक डैम बनाता है और इस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो उनके जवान हैं वो हावी होना भारत के जवान पर शुरू हो जाते हैं। गलवान जैसी जो घटना सामने आई वो ये बताती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति पहले चीन की तरफ से जताई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद खतरनाक डैम बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, लद्दाख के पास विस्तारीकरण कर रहा है। ये बताता है कि चीन सामने ये रख रहा है कि डबल स्टैंडर्ड है। इससे पहले वो नरमी दिखा भी चुका है। बहरहाल हमारे साथ अस्थाना सर है, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। अस्थाना सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो विरोधाभास लगातार चीन के भीतर है, जब प्रधानमंत्री मोदी से शी जिनपिंग मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, लेकिन जब बात आती है पॉलिसी मेकिंग की, जब बात आती है बॉर्डर पर बातचीत की, तब उस समय नरमी देखने को नहीं मिलती है, सख्ती देखने को मिलती है। भारत तो फिर अपना रुख अख्तियार करेगा। क्या भारत निर्भरता कम कर पाएगा चीन पर? देखिए, भारत निर्भरता कम करना बहुत शॉर्ट पीरियड में तो मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी डिपेंडेंट हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल हों, API हों, और या बाकी जो उन्होंने डिजिटल एनक्रोचमेंट किया हुआ है, मोबाइल मार्केट पे कब्जा किया हुआ है, इन सबको वक्त लगेगा थोड़ा सा। सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या क्या किया जा सकता है। जहां तक काउंटीज़ का सवाल है, उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। कारण ये है कि जो हमारे पास है वो तो हमारे पास रहेगा और वो हम मजबूती से पकड़ कर बैठे हुए हैं। जो हमें लेना है वो भविष्य की बात है। जहाँ तक डैम्स का सवाल है, वहाँ पर हमें भी अपने कुछ डैम बनाने पड़ेंगे, और जैसे कि टेक्नोलॉजी है कि अगर वो पानी ज़्यादा छोड़ देता है तो हम उनको उसके असर को रोक पाएँ, उसके लिए हमें अलग अलग डैम बनाने पड़ेंगे सियांग रिवर के ऊपर। और अगर हम वो बनाते हैं तो हम भी उतनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस लिहाज से थोड़ी कमी ज़रूर आएगी पानी की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चीन
पानी को ग्लोबल कॉमन नहीं मानता, जबकि हम ग्लोबल कॉमन मानते हैं। हमने ट्रीटी साइन की हुई है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उसने नहीं की है। हमें जोर लगाना पड़ेगा और बांग्लादेश को भी साथ में लेके जोर लगाना पड़ेगा कि कोई किसी की ट्रीटी साइन की जाए, हाइड्रोलॉजिकल डाटा पास किया जाए। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमें उसको, चीन को घेरना पड़ेगा अलग अलग फोरम में। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बताई मेरे को पैनलिस्ट ने। और उसी के साथ साथ कहा जाता है कि जब अगर चीन आपके सामने एक फ्रंट पैदा करता है या दो फ्रंट पैदा करता है, तो आप उसके सामने मल्टी फ्रंट पैदा कीजिए। यानी कि अमेरिका और बाकी देशों के साथ क्वाड हो गया, बाकी जगह से आप उसी मुताबिक संबंध करके। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इसी को एक सवाल के जरिए एक्सटेंड कर रहे हैं। और मनीष, आपसे हम चाहेंगे कि इसका जो अभी इनिशिएट कर रहा है, एक तरीके से इन इश्यूज को एस्केलेट कर रहा है चीन, ये साफ दिख रहा है। इसका जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट है या हमारी जो पॉलिसी है या अब तक जो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर सीधा सीधा क्या असर दिखाई देता है? और भारत ने जो एक शुरुआत में पॉलिसी अपनाई कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम ले ताकि चाइना के आसपास के जितने देश हैं वहां पर हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं, क्या वो भी अब प्रभावित होगी? क्योंकि ये जो कदम है चीन की तरफ से वो ये साफ दिखा रहा है कि चीन अपनी नीति, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, चाहे आप कितनी भी बैठ के कर लें, कितने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले लें। देखिए, मई 2020 के बाद जो तनाव भारत और चीन के संबंधों में था, 5 साल के बाद एक बार फिर से कम दोनों देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या टॉप लीडरशिप है, वो ये बताने में लग रही है कि भारत और चीन एक बार फिर से अच्छे संबंध करने को जा रहे हैं। मतलब हिंदी चीनी भाई का छोटा वर्जन जताने की कोशिश हो रही है। भारत के भी चीन को लेकर जो डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सच में नए सिरे से रिवीजन की जरूरत है। आप ये देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो बदलाव आया है, हम ताइवान को लेकर एक बार फिर से पीछे हट गए हैं। हम ताइवान को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हर कोई जानता है कि चीन का मकसद है इस साल ताइवान को कब्जा में करना, लेकिन हमने ताइवान के साथ रिश्तों में भी अचानक कमी ला दी है। हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से हम वन चाइना पॉलिसी के इर्द गिर्द ही चीन को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। वैसे भी भारत का लक्ष्य तो यही है कि 2047 तक और मनीष, क्या क्वाड जैसे संगठन एक भारत का हथियार या जरिया बन सकते हैं प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए? देखिए, मकसद तो यही था, क्वाड को बनाने के पीछे का मकसद ही यही था कि चीन को चारों तरफ से घेरना, और इसके लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ये सब साथ आए थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ ये कि रूस और चीन की दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई, और हमारे लिए ग्रेटर गुड में ये जरूरी था कि हम उस खेमे में भी एक्टिव दिखें, और इसलिए हमने ब्रिक्स को क्वाड की तुलना में ज़्यादा मजबूत करने के लिए सोचा है। अब ऐसी स्थिति में भारत का जो अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आप ये देखिए, एक उदाहरण के तौर पर चीन आज इतना ताकतवर बना है, इतने पैसे वाला बना है, कैसे? अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ताइवान के इन्वेस्टमेंट से। ताइवान का $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 3 साल के अंदर $11 बिलियन वापस ताइवान चले गए हैं। वो चाहते हैं कि भारत में निवेश करें, लेकिन भारत सरकार को यह लगता है कि कहीं चीन को खराब ना लगे, हम ताइवान के साथ वैसे पॉलिटिकली इंगेज नहीं होना चाहते। इस तरह के तमाम जो डायमेंशंस है, उसको नए साल में रिवाइज करने की जरूरत है। राजेश जी, आप मानते हैं कि ये जो क्वाड की चौकड़ी है उस पर चीन की नज़र है और इसीलिए उस प्रेशर को वो फील करता है, इस वजह से भारत के साथ ये सख्त रुख अपनाता है समय समय पर मौका देखकर? ये भारत के साथ ही नहीं, बाकी क्वाड देशों के साथ भी इसी तरह हॉट एंड कोल्ड जो है वो करता रहता है। तो देखिए, क्वाड में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप अगर पूरी तरह से क्वाड में चले जाएं तो कभी ये भी हो सकता है कि आपकी जो नेवल शिप्स हैं वो अमेरिकन कमांड के नीचे चली जाएं। ये जो क्वाड का जो सिस्टम है वो उसको काफ़ी बैलेंस करना पड़ेगा। जो भी सिक्योरिटी डायमेंशन है उसमें कितना हम आगे जा सकते हैं और कितना हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो जब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी हम ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। जिस तरह से आज हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हम उसको कर रहे हैं। जरूर जैसे बताया ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख भी ऊपर नीचे रहा है, तो इसीलिए हमें भी कैलिब्रेट सर, लेकिन जैसा आप मनीष कह रहे थे कि एक टोटल अप्रोच शिफ्ट करने की जरूरत है। निनाद सर, अमेरिका में भी तो देखिए अब
ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप का चीन को लेकर क्या रुख है हम सभी जानते हैं। दूसरा ये कि चाइना ने अपने डेट ट्रैप में भारत के पड़ोसियों को फंसाया, भारत के खिलाफ उसने एक पूरा एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की। हम श्रीलंका का, पाकिस्तान का या फिर मालदीव का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्या भारत के ऐसे अप्रोच को एक्सेप्ट करने की कोई गुंजाइश है कि चाइना की ऐसी कोई घेराबंदी हम कर पाएं, तब जबकि अमेरिका से भी अब शायद पॉजिटिव सिग्नल मिले हमें चीन को लेकर, क्योंकि चीन तो वही कर रहा है जो भारत को नुकसान करेगा। भारत की जमीनों पर उसकी नजर है, भारत की सीमाओं पर उसकी नजर है, ये साफ दिख रहा है। कंसिस्टेंसी है इस पॉलिसी में। देखिए, भारत के पास काफ़ी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, पर उनको अपने कार्ड्स ढंग से खेलने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि ट्रंप जो हैं वो अंग्रेजी में जिसे आइसोलेशनिस्ट कहते हैं प्रेसिडेंट है, कि हम अपने दूसरों का दिक्कतें हम नहीं उठाने वाले। इसका क्या मतलब हुआ क्वाड के लिए कि अमेरिका की कमिटमेंट जो पाइवट टू द पैसिफिक ओबामा ने की थी उससे कम होगी, पर उसका मतलब ये भी है कि हमारा दायरा बढ़ेगा। ये हो सकता है कि ट्रंप हमें बोले कि आप आगे आएँ, हम आपको पीछे से सपोर्ट करें। क्या हम आगे आएंगे? आगे आने के लिए हमारे को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ $75 बिलियन डिफेंस बजट है, 2.5% भी नहीं है हमारी जीडीपी का। सबसे पहले हमें वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, हमको कहना पड़ेगा कि हम परमानेंट डिप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया करना चाहेंगे। बाय द वे, हम जापान में ऑलरेडी एयरफोर्स के लॉन्गर डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे को जापान के साथ, जापान छोटी कंट्री नहीं है, जापान बहुत सेकंड मोस्ट पावरफुल नेवी है एशिया में चाइना के बाद। जापान के साथ हमारे को डीपन करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी, और एक तरह से जैसे वो हमारे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक और काउंटर घेराव हम कर सकते हैं अगर हम अपने जहां हमारी जुबान है वहां अपना पैसा लगाएं। इस वक्त जरूरी है कि हम हार्ड डिसीजन लें, ज्यादा डिफेंस पे खर्चे, अपनी क्षमता बढ़ाएं। अगर बॉक्सिंग करनी होती है तो सिर्फ पंचिंग की भी जरूरत होती है, सिर्फ अच्छी नेक से नहीं होता है, पंचिंग भी करनी पड़ती है, और उस पंचिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे कि ताकि जो 10 साल 15 साल बाद हमें ऐसी क्षमता दे। और अभी जो इमीडिएटली जो हमें करना है, बड़ी सिंपल बात है, हमने एक रुख लेना है कि हम ताइवान को एक्टिवेट करें, हमने एक रुख लेना है अमेरिका के साथ ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप करें, हमें एक रुख लेना है हम जापान के साथ ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप करें, हमें एक रुख लेना है हम इंडोनेशिया के साथ ज्यादा पार्टनरशिप करें। ऐसा नहीं है कि चाइना का घेराव नहीं हो सकता, उसके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। ठीक है, अस्थाना साहब, आप मानते हैं ये पॉलिटिकल विल इस कदर आगे जाएगी कि चीन का घेराव और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा ताकत के साथ हो पाएगा? भारत अपना स्टैंड उस सख्ती के साथ रख पाएगा, स्ट्रिंजेंट एक्शन ले पाएगा? देखिए, पॉलिटिकल विल की तो ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब पॉलिटिकल विल की बात आती है, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे, ये कहना कि डिफेंस बजट जितना हमारा है उतने से काम चल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उतने से काम चल जाएगा। उसी मुताबिक कुछ हाल ही में काफ़ी मैन पावर कट भी हुआ है। ये मैन पावर भी हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो मैन पावर इंटेंसिव बॉर्डर है, जिसमें सोल्जर्स की ज़रूरत है। आज की डेट में जितनी लड़ाइयाँ हैं, अगर किसी को परेशानी हो रही है किसी भी साइड को, तो वो सिर्फ इन्फेंट्री सोल्जर की परेशानी है। उसके अलावा बाकी परेशानियाँ टॉलरेबल हैं, लेकिन सोल्जर की ज़रूरत जो है वो पिछले काफ़ी समय से हमारे कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, वो जो होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अभी जहाँ तक पॉलिटिकल लेवल पर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा अमेरिका की तरफ से भी, क्वाड की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। कारण क्या है, अगर आप चीन की पॉलिसी देखें, कंसिस्टेंट पॉलिसी है, अपने इंटरेस्ट में पॉलिसी है, लेकिन पिछले 25-30 साल से उसने ये किया था कि मैं अपना जितने भी मेरे कन्फ्रंटेशन है उसको पोस्टपोन करके मैं पहले इकोनॉमिक महाशक्ति बन जाऊं, उसके बाद मैं सब कुछ कर पाऊंगा। हमें भी इकोनॉमिक महाशक्ति बनना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तब तक हर चीज़ में कहीं ना कहीं हम लोग फंस रहे हैं। जैसे कि बॉर्डर पर हम लोग स्ट्रांग हैं, लेकिन हम जो चीन का जो ट्रेड है उसका ट्रेड गैप को हम कम नहीं कर पाए, और जितना चीन पाकिस्तान में सीपीसी में लगाता है उतना तो हम एक साल में चीन को दे देते हैं। तो वो हमारा एक कमज़ोरी है। और चीन का जो एनक्रोचमेंट हुआ है हमारी मार्केट्स में और हमारा डिजिटल साइड में, वो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बॉर्डर पर जो खतरा है वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो डिजिटल साइड में हमारे अंदर चीन घुस गया है, उसका खतरा जो है वो भी काफ़ी बड़ा खतरा है जो दिखाई नहीं देता है। उसके ऊपर भी हमें अपने आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं, ये एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन है और इसकी तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। उसी मुताबिक जो ऑल्टरनेट मेथड है,
अभी जैसे क्वाड की बात चल रही है, तो क्वाड में भी एडजस्टमेंट थोड़े से इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो स्टेटस है क्वाड में थोड़ा सा अलग है बाकी 3 कंट्री से। बाकी 3 कंट्री में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके 2 न्यूक्लियर नेबर है और दोनों के साथ बॉर्डर पर। निनाद सर, ये आखिरी सवाल है कि निनाद सर से मेरा सवाल है, ये आखिरी सवाल है, समय हमारे पास कम है। क्या भारत को अपने डोमेस्टिक इन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी को एक चीन के पर्सपेक्टिव में एक नए अप्रोच के साथ डेवलप करना पड़ेगा? क्या आप इसको मानते हैं एक लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी जरूरत है, तभी चीन को हम शायद काउंटर कर पाए, बैलेंस कर पाए? देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है, उल्टी गिनती चीन ने शुरू कर दी है। हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉर्डर्स जो हैं वहाँ पे खतरा बहुत बड़ा है, उस हिसाब से हमें खर्चना होगा। उसी तरह से हमें समझना होगा कि हम एक तरह से चीन को फंड कर रहे हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी होगी, चाहे आप कैमरा ले लें, टेलीफोन, सेल फोन ले लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लें, कुछ भी आइटम ले लें, आप किसी से कोई भी आइटम ले लीजिए। चीन वर्ल्ड की फैक्ट्री कैसे बना वो हमें समझना पड़ेगा, हमें उनके ऊपर टैरिफ लगाने पड़ेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि चीन को अपनी माइक्रो इकोनॉमी से बाहर करना पड़ेगा। देखिए रवि, पॉलिटिकल अप्रोच की भी चेंज की जरूरत है। जैसे अपोजिशन में अभी कहा जा रहा है कि बताइए सरकार क्या कर रही है, लेकिन आपको पूरे देश में ये मैसेज देना पड़ेगा कि सरकार और विपक्ष साथ में है। विपक्ष को पता है कि अभी जिस इलाके को लेकर विवाद है वो अभी का विवाद नहीं है, 1962 का विवाद है, या वो 1947 से 1962 के बीच का पीरियड है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो असल बात यह कि जब आप आपस में ही लड़ेंगे, आप सत्ता और विपक्ष बनकर लड़ेंगे, तो आप चीन जैसे एक बड़े दानव का मुकाबला कर ही नहीं सकते। बिल्कुल मनीष, और इसी प्रोजेक्शन का शायद फायदा चीन उठाता भी है और इस तरह से पैतरे दिखाता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, और आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।